जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केफ 2 का टैक्स का मार्च 2022 के लिए सेशन का पहला लेक्चर है। केफ 2 हमारा जो टैक्स का पेपर है, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं मार्क्स क्लासिफिकेशन। ये पेपर जो है केफ 2, ये 100 मार्क्स का पेपर है और 100 मार्क्स के पेपर की क्लासिफिकेशन क्या है, सीए में याद रखिएगा। जब भी आप कोई पेपर पढ़े तो आपको पहले दिन उस पेपर के मार्क्स क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि जब मैं एग्ज़ाम में जाऊंगा, ये पेपर प्रिपेयर करूंगा, तो एग्ज़ामिनर मुझसे किस किस एरिया में क्वेश्चन टेस्ट करेगा, ये बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो आज हम जो मैं आपको मार्क्स क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ये आपने अपने पास नोट करना है। जो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो एरिया हम पढ़ेंगे, एक तो आपको पता चलता जाएगा, कोर्स का पता चल जाता है कि आपका कोर्स कहाँ से कितना कंप्लीट हुआ, हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जी, इससे हमें एक तो ये पता चलता जाएगा कि जनाब हम जो पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपको आइडिया होता जाएगा। जब पहले पेज पे आपके सारा कोर्स कंटेंट में आपको लिखवा दूं, तो आपको पता चलता जाएगा कि हमारा कोर्स कितना हो गया, मतलब मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं स्टूडेंट था, मैं जब भी प्रिपरेशन करता था, तो मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करता था कि मतलब मैंने चैप्टर 1 पढ़ लिया, तो मैं ये सोचता था कि चैप्टर 1 पढ़ने से मेरे कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपने नोट करना है जी। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोर्स के जो हमारे एरियाज है, इसमें एक एरिया आता है बेसिक्स का, एक एरिया आता है इनकम टैक्स का, और जो थर्ड एरिया इसमें आता है वो आता है सेल्स टैक्स। बेसिक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, ठीक है। आपका पेपर जब वो सेट करेगा, तो इन 3 एरिया से वो आपका पेपर सेट करेगा। बेसिक्स का एक एरिया है, एक है इनकम टैक्स का, और थर्ड एरिया सेल्स टैक्स। बेसिक्स जो है, इसमें 3 चैप्टर्स है, ठीक है, नाम भी बेसिक्स है, तो इसलिए ये कौन से चैप्टर्स है, इसमें कोई सच कोई कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, तो उनको इन चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स वो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में वहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, ठीक है, वो भी आपने, कोई भी बंदा अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है, तो उनको वो भी पता होंगे। तकरीबन 70-80% वो बातें भी आम रूटीन में 90% लोगों को पता होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एरिया है, इसमें 3 चैप्टर्स है, वो इंशाल्लाह। और यहाँ से जो वो पेपर टेस्ट करेगा ना, तो उसने जो मार्क्स का एग्रीगेट बताया है कि जनाब इन 3 चैप्टर्स में मैं 10 मार्क्स टेस्ट करूंगा, और वो इस पैटर्न को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। मतलब वो 10, 9, 8 इतने मार्क्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स वो टेस्ट कर जाता है इस एरिया, ठीक है। सेकंड जो हमारा एरिया है वो है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में
पहले हम सेल्स टैक्स का लिख लेते हैं। सेल्स टैक्स में वो टेस्ट करता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन। सेल्स टैक्स में कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स। ठीक है, अब ये 30 मार्क्स कैसे आएंगे? सेल्स टैक्स में दो एरियाज है, एक है थ्योरी और एक है न्यूमेरिकल। जो थ्योरेटिकल एरिया है यहां पे वो टेस्ट करता है 12 to 15 मार्क्स, और जो न्यूमेरिकल एरिया है यहां से वो टेस्ट करता है 15 to 18 मार्क्स। ठीक है, सेल्स टैक्स से दो तरह के क्वेश्चन आपको वो टेस्ट करेगा, एक थ्योरेटिकल, एक न्यूमेरिकल। कौन कौन से? थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल। ये देख दो। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन वो थ्योरेटिकल, या एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट्स बना के वो टेस्ट करता है, और एक न्यूमेरिकल टेस्ट करेगा। अब थर्ड जो हमारा एरिया है वो है इनकम टैक्स का। 30 और 10 कितने हो गए? 40। रिमेनिंग कितने रह गए? 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। अच्छा, 60 मार्क्स में से यहां भी दो तरह के क्वेश्चन वो टेस्ट करता है, एक थ्योरेटिकल होते हैं और एक न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नॉर्मली अगर वो ज्यादा टेस्ट करे ना, अगर इस बार हम क्वेश्चन देखें जो अभी रिसेंट आया है और पिछला, मतलब इन दो अटेम्प्ट्स की, ऑटम 2022 की और स्प्रिंग 2022 की, अगर इन दो पेपर्स की बात मैं करूँ ना, तो उसने ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर लिया। नॉर्मली वो यहाँ न्यूमेरिकल पूछता था 18 to 25 मार्क्स, अब वो चला गया है कितने पे? और रीजन मैं आपको बताता हूं ये क्यों वो इस साइड पे जा रहा। 30 to 40 मार्क्स। ठीक हो गया, तो थ्योरेटिकल कितना रह गया? 20 to 30 मार्क्स। ठीक है, अब इस थ्योरेटिकल में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से कंफर्म वो 8-10 नंबर का, जैसे एक चैप्टर है वो है असेसमेंट, अपील्स एंड रिटर्न्स का। कौन सा चैप्टर है? अपील्स एंड रिटर्न्स का। यहां से वो टेस्ट कर लेता है 7 to 10 मार्क्स कंफर्म। एक ही चैप्टर है, इसमें वो क्वेश्चन मिस नहीं करता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एरिया है। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल का मतलब ये नहीं लेना, ये टेक्स्ट जो है ना ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ लोग इसको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कहते हैं, कोई थ्योरेटिकल। ये ना थ्योरेटिकल है ना न्यूमेरिकल है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? ये मैं और आप डेली बेसिस पे ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये ना न्यूमेरिकल है और ना थ्योरेटिकल है। ठीक है, अच्छा, थ्योरी का मतलब मेरा सिर्फ ये होता है कि स्टेटमेंट फॉर्म वाले एरियाज जो है, जिसमें कोई कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, ये चीजें नहीं होती। ठीक है, तो असेसमेंट, अपील्स एंड रिटर्न्स का एक चैप्टर है, यहां से वो कंफर्म 10 मार्क्स टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जामिनर का जो मुझे समझ आई है ना इन दो अटेम्प्ट्स में, ठीक है, तो मुझे एग्जामिनर के इस ट्रेंड से जो वो सेकंड अटेम्प्ट में पेपर का उसने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, और मुझे जितना लगता है ना वो जा रहा है किसकी तरफ? प्रैक्टिकल पेपर की तरफ। अब उसको ये रियलाइज हो गया कि यार मैं बच्चों से यहाँ रट्टे वाले क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उन्होंने पढ़ना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनके सामने कल पढ़ा होगा, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन टेस्ट करने चाहिए जो प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल। अब आप मुझे बताएं ना, मैं पिछले 8 साल से टैक्स पढ़ा, ठीक है,
मुझे 10% भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस याद नहीं है। मुझे जो भी प्रोविजन देखनी होती है, ठीक है, तो बुक मेरे पास पड़ी है। अगर मैं जहां भी हूं, इंटरनेट अगर इंटरनेट ना भी हो, ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर दे, मोबाइल में रख दे, जो भी प्रोविजन आपने देखना हो, जो भी सेक्शन देखना हो, खुल के देख, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, लॉ है ना। समझ में आ रही बात? तो अब जो उसका अप्रोच है ना एग्जामिनर का, वो किस पे जा रहा है? प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। और ये हमारे लिए तो आसानी पैदा हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन होती थी ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो थ्योरेटिकल प्रोविजंस की होती थी कि यार इसमें मेरा स्टूडेंट मार्क आता है, ठीक है, इंशाल्लाह बाकी जो प्रैक्टिकल है ना, जो न्यूमेरिकल, वो जितने भी पूछ ले, जैसे भी पूछ ले, वो हम उसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे क्लास में ही कि वो हमारे लिए उसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन सेट नहीं कर सके, ठीक है। हमारा मकसद होगा पेपर पास करना, ठीक है, लेकिन पेपर पास करने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए ना एक चीज़ के ऊपर। अब टैक्स इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, और बदकिस्मती से कोई भी टीचर जो है ना, अगर उसको मौका मिलता है कि मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो टैक्स पढ़ा ले। अब टैक्स इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि ये इतने आराम से नहीं, कि ये कोई इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं है कि आप उठा के पढ़ लोगे, लॉ पढ़ा दो, पढ़ाना आसान है, ठीक है। ये बड़ा टेक्निकल, इसमें बहुत सारी जगहों पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकुनास जिसे कहते हैं, कंफ्यूजन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारा लिखा गया है ना, उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो पाकिस्तानी, आपको पता है, काम कभी भी पूरा नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ऐसी प्रॉब्लम्स जोड़ी हुई है कि उसको इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। हमारा मकसद क्या होगा, हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि टैक्स बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, ये याद, ये बिल्कुल आज का लेक्चर, कल वाला लेक्चर, सारा लेक्चर जो है आज के लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो। बिल्कुल इनकम टैक्स में स्टार्ट करूंगा ना, इनकम टैक्स का पहला लेक्चर और आखिरी लेक्चर एक दूसरे के साथ लिंक्ड, ठीक है। मजबूरी होती है इंसान की, मैं भी छुट्टी करूंगा, इंसान बीमार पड़ जाता है, कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो परफेक्शन तो नहीं है ना, मैं भी छुट्टी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, उसको हम कैसे देखेंगे। फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही है, तो जिस बच्चे की इमरजेंसी हो, तो मैं अप्रूवल दूंगा आपको, उस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो। लेकिन ये नहीं, आपने आदत नहीं बनानी। अटेंडेंस जो है ना, एक बार आपकी अटेंडेंस शीट बन जाए, तो अटेंडेंस में क्लास में आपकी खुद ले लिया करूँगा। आपने क्लास मिस नहीं करना, ठीक है। आपका जो वीकली टेस्ट स्केड्यूल है, उसमें मंडे को आपका टेस्ट है, ये लिख ले, मैं बार बार नहीं कहूँगा। हर मंडे को आपका किसका टेस्ट होगा? टैक्स का, ठीक है। वो बाकी स्केड्यूल आप रूफ साहब या कल आपके साथ मैं इनको बता देता हूँ, कल आपके साथ क्लास में प्रिंटेड फॉर्म में शेयर कर दिया जाएगा। तो किस डे को आपके कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। अच्छा, ये क्लास टाइमिंग्स में नहीं होगा, क्लास की टाइमिंग क्या है? 11 to 12, 11 से 12 के दरमियान ये टेस्ट नहीं होगा। आप ये टेस्ट दे सकते हैं 8 से 3 बजे के दरमियान, किसी भी टाइम। टेस्ट का रूम जो है वो है रूम नंबर 90, ठीक है। जो टैक्स का आपका टेस्ट डे है वो कौन सा है? मंडे। हर मंडे को वीकली मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर आपने टेस्ट तो आप देंगे इंशाल्लाह, तो आपने मुझे, अगर फ्राइडे को आपको कोई कंफ्यूजन हो कि सर मंडे को जो हमारा टेस्ट होगा वो कौन से एरिया में होगा, क्या आएगा उसमें टेस्ट, तो वो मैं आपको हर फ्राइडे को बता दिया करूँ, ठीक है। वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा
कि सर आपने तो फ्राइडे को हमें नहीं बताया था। मतलब अब हर मंडे को आपका बाकी सब्जेक्ट्स का भी, सिर्फ टैक्स का नहीं, जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनके भी डेज आपको बता दिए जाएंगे। तो मंडे टू फ्राइडे आपके KF1 से लेके KF8 तक हर हफ्ते टेस्ट हुआ करेगा। इसके साथ इंशाल्लाह मंथली टेस्ट प्लान करेंगे, वो स्केड्यूल भी आपको मिल जाएगा। मिड टर्म्स एंड फाइनल जो मॉक्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वो भी आपके इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हो। ठीक है, इसकी सुपरविजन मैं इस बार ख़ुद कर रहा हूँ और हमने क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाई है स्पेशल। और इसके लिए एक जो TA होगा, उनका काम ये नहीं होगा टेस्ट बनाना, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रेगुलरिटी है उसको सुपरवाइज करेगा, ताकि हमारे ये टेस्ट टीचर्स की भी सुपरविजन हो कि वो उनको भी याद दहानी दे कि सर आपका टेस्ट है तो हमें दे दे, ताकि हम ले लें। और आप लोगों की भी प्रॉपर इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट्स की में अटेंडेंस, और हाँ उसमें जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी किसी भी सब्जेक्ट में, तो इंशाल्लाह उनको कॉलेज की तरफ से हम प्राइज़ इंशाल्लाह अवार्ड करेंगे। ठीक है, तो आपने ये लाजमी ये टेस्ट सीरीज़ आपने फॉलो करना। ठीक हो गया जी, शुरू करें, पढ़ना शुरू करें जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम पढ़ेंगे कहाँ से। आप जो बुक वगैरह है, बुक आपने कोई भी बुक यूज नहीं करनी हमारे अपने, ठीक है, मेरी अपनी बुक है, आपने वो यूज करनी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? किसी भी किस्म की बुक, मैं बड़ा क्लियर मैसेज आपको दे रहा हूँ, ना ICAP की बुक आपने यूज़ करनी है, ना किसी भी दूसरे टीचर की बुक यूज़ करनी है। फिर अगर कहीं पे टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो आती है सीक्वेंस की। तो मैं आपको जहाँ से स्टार्ट करूँगा, जहाँ से लेके जाऊँगा, तो किसी भी दूसरे बुक में मेरे से सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने किसी भी किस्म के इंशाल्लाह दूसरे नोट्स यूज़ नहीं करने। ठीक है, और ये मेरी बुक 7 साल इस बार मैंने अपडेट नहीं की, तो इस बार मैं आपको इंशाल्लाह चैप्टर वाइज नोट्स में दूंगा। ठीक है, मतलब चैप्टर 1 आपको क्लास के बाद फोटोकॉपियर के पास अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या आज अगर ना हो तो कल क्लास में आने से पहले आप ले आइएगा। ठीक है, हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो करने लगे हैं हमारा जो एरिया है इनकम टैक्स का, कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। ठीक है, 2 से 2.5 महीनों तक इंशाल्लाह हमारा इनकम टैक्स ख़त्म होगा। फिर 1 महीना हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे और बाकी 15 डेज में ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपको आसानी इंशाल्लाह इससे होगी, आपको सेल्स टैक्स में भी आसानी होगी। ठीक है बच्चे, आप इधर आ जाए, आपको सेल्स टैक्स में भी आसानी होगी, जो थ्योरेटिकल प्रोविजंस हम पढ़ेंगे उसमें भी आसानी होगी। तो इनकम टैक्स टेक्निकल है, ये आपने समझना है, और इंशाल्लाह बाकी आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है जी, टैक्स किसे कहते हैं, किसी को पता है? जो हम गवर्नमेंट को देते हैं वो क्या होता है? टैक्स होता है। जो हम बिजली का बिल पे करते हैं वो टैक्स है, इंक्लूडेड है ना। आपने कहा जो गवर्नमेंट को देते हैं, है ना मेरे भाई? वो जो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए यूज होते हैं जी, जो हमारे वेलफेयर के लिए, बिल्कुल ये एक बेनिफिट आपने बताया टैक्स का। जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है उसके बदले वो कुछ देती है, उसे टैक्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक। रिटर्न का नाम सुना है क्या? इनकम टैक्स रिटर्न, हाँ ये नाम सुना है? अभी 30 सितंबर आ रहा है, आजकल आप सोशल मीडिया पे कि ये लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है, नाम क्या आता है? इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न का क्या मतलब?
वापस कर। अच्छा, ये बच्ची ने कहा कि जो हमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है उसके बदले हम पेमेंट करते हैं, उसको टैक्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, क्या गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा? आप लोगों को, मुझे निकाल, आप लोगों, हाँ? ये बच्ची कह रही है नहीं। आप सुबह किस पे आई? मेट्रो पे। तो ये मेट्रो किसका है? हाँ? नहीं, बेनिफिट देखे ना। अब मेट्रो अगर कोई बंदा ले तो मेट्रो का प्रोजेक्ट मतलब रियाज बनवा सकता है। ये किसका काम है? गवर्नमेंट का। मतलब प्राइवेट कोई, हाँ, अगर प्राइवेट कोई कंपनी बना देगी लेकिन फिर किराया 30 रुपए नहीं हो, फिर किराया 30 रुपए नहीं होगा। गवर्नमेंट तो आपको भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो आप टैक्स पे कर रहे हो। मोबाइल पे लोड करते हैं, 100 रुपए का करते हैं, कितना आता है बैलेंस? 80 पता नहीं कितने। अब तो मेरे ख्याल में वो पैकेजेस आ गए, हम तो आप लोड शोड करते ही नहीं हो ना, और बस फ्री वाईफाई मिल जाए, व्हाट्सएप जिंदाबाद। पता नहीं अब तो कौन कौन से ऐप्स निकल आए, हम तो पुराने ज़माने के सिर्फ व्हाट्सएप जानते हैं। वो भी थोड़ा उसका कलर वगैरह कोई छेड़ दे तो फिर उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या हो। ठीक हो गया। तो टैक्स आप भी देते हैं, इस बच्ची ने कहा, जैसे भाई ने कहा, आप सब ने ठीक, अमार ने कहा। यहाँ पे हम रिटर्न का वर्ड यूज करते हैं कि हर साल आपने ये तो सुना नाम होगा ना, उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, हाँ, गोशवारा। इनकम टैक्स रिटर्न, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न हर साल हम जमा करते हैं। ये रिटर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? क्या वापस करना? इनकम टैक्स रिटर्न। हम कहते हैं जनाब साल पूरा हो गया, ठीक है, और टैक्स कंसल्टेंट की कॉल आ जाती है कि सर आप ईयर कंप्लीट हो गया है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। क्या फाइल करें? इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न कहते हैं किसको? वापस करना। क्या चीज वापस करना? क्या चीज वापस करना? शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन योर, जो आपने पैसे कमाए उसमें गवर्नमेंट का आपके पास शेयर है, हिस्सा। क्या है? शेयर, कि जनाब मुझे दो। अब यहां से शुरू हो जाता है क्वेश्चन के अगर गवर्नमेंट मुझे कहता है अब्दुर्रहमान आपने पिछले साल जो कमाई की उसमें मुझे अपना हिस्सा दो, फिर कैटेगराइज भी किया है, ये नहीं हर किसी से नहीं लेता। ये जो यहाँ पे दुकानदार है, ठीक है, अब वो इतने पैसे नहीं कमाता कि गवर्नमेंट उससे टैक्स ले, या मेरा जैसा गरीब टीचर हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट गरीब लोगों से टैक्स नहीं लेती। किससे लेती है? एक लिमिट लगाई हुई है जिसकी साल की इनकम कम से कम 6 लाख से ज्यादा। हमारे कोर्स का हिस्सा है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब जो हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट समझ लें। कहते हैं जनाब हमें अपना शेयर दो आपकी इनकम में। शेयर वो क्यों कहता है? रिटर्न का नाम क्यों दिया है? क्यों शेयर का वर्ड क्यों यूज कर रहा है? अगर गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटेट ना करे तो क्या मैं ये इनकम अर्न कर सकता हूं? गवर्नमेंट मुझे पेट्रोल बंद कर दे, इंपोर्ट गवर्नमेंट करती है ना, प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता। मैं गाड़ी यूज कर सकता हूं फिर? गवर्नमेंट जो है ये जो रोड्स बनाए हुए हैं इन सबको उखाड़े नीचे से, बिजली बंद कर दे, गैस सप्लाई ना दे, पानी ना दे, तो पैसे कमाना तो दूर की बात, बंदा रह भी नहीं सकता। आजकल तो आजकल की जनरेशन से तो मोबाइल 1 घंटे के लिए उधर कर दे, ठीक है, तो सांस बंद हो जाती है नहीं? ऐसा नहीं है, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन बहुत कम होंगे। वो बच्ची सर हिला रही है कि नहीं, हाँ, तो होते हैं लेकिन बहुत कम होंगे, 1%, 2%, 5% कर ले। अब गवर्नमेंट मुझे कहती है जनाब मैं आपको, देखे, गवर्नमेंट स्कूल्स
हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़, ये सारे मुझे, हाँ मैं बिल देता हूँ, बिजली का बिल भी देता हूँ, गैस का बिल भी देता हूँ, पानी का बिल भी देता हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इसके पैसे मैंने दिए? नहीं। ये जो तारे, खंबे, ये डैम बनवाना, ये बिजली पैदा करना, क्या मैं उसके भी पैसे देता हूँ? मैं तो उसके पैसे नहीं देता। मैं किसके पैसे देता हूँ? यूटिलाइजेशन की, जितनी मेरी कंजम्पशन है उसके पैसे देता हूँ। वो जो डैम बना था, बिजली पैदा हुई थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया था, ये मेरे कौन से पैसों से बिछाया गया था? टैक्स के पैसों। समझ में आ रही बात? फिर गवर्नमेंट स्कूल्स देखे, 100 रुपए, 1000 रुपए साल की फीस होती है। यूनिवर्सिटीज देख ले, हॉस्पिटल्स देख ले गवर्नमेंट के, ठीक है। इसके बदले, मेरे टैक्स के बदले गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है? फैसिलिटीज, सर्विसेज, ठीक है। ये टैक्स जो है ना, ये हमारे मुसलमानों की इजाद है, ये आपको पता है? ये हमारी मुसलमानों की इजाद है, ये अंग्रेजों की इजाद नहीं है। ये किसका इजाद है? मुसलमान। इसका मेन मकसद जो था ना, वो ये था कि अमीर लोगों से पैसा इकट्ठे करूं और गरीब में क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूट। छोटे छोटे लोगों को, जो गरीब लोग है ना, उनमें क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूट। अब देखे ना, अमीर आजकल भी देख ले, अमीर बंदा तो अपने बच्चे को फॉरेन कंट्री में भी पढ़ा सकता है, लेकिन गरीब बंदे के पास तो 3 टाइम का खाना नहीं, तो क्या उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा? अगर ये अमीर जो अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ा रहा है, अगर ये अमीर गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो गवर्नमेंट उस पर क्या करेगा? गवर्नमेंट स्कूल चलाएगा, और गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ेगा? गरीब का। इसका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि अमीर लोगों से पैसा लेना और गरीब लोगों के ऊपर खर्च करना। समझ में आ रही बात? फिर इनकम तो जानते हो ना, कैसा कहते हैं? कमाई। किसको कहते हैं? कमाई, ठीक है। जो इनकम के ऊपर टैक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स, ठीक है। ये पूरा इनकम टैक्स जो है, ये मैं आपको एक साइकिल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बनाएं ये साइकिल। ये जो पूरा 60 मार्क्स का एरिया है, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साइकिल में, फिर इंशाल्लाह कल से हम प्रॉपर अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको कोर्स से कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं जनरल आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, ये भी सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे इनकम टैक्स का, ठीक है। अब इनकम टैक्स साइकिल क्या है? अकाउंटिंग सबने पढ़ी है ना, ट्रांजैक्शंस होते थे उधर, उसको हम रिकॉर्ड करते थे। हाँ, उन ट्रांजैक्शन से हम अकाउंटिंग में बनाते थे डेबिट क्रेडिट लेजर्स और ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते थे। तो वहां हम टैक्स की बात कर रहे हैं ना, वहां हम अपनी क्या कैलकुलेट करते थे? नेट प्रॉफिट। याद है? इस स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, उस स्टेटमेंट का नाम क्या था? इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नाम था ना। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये नाम था। अब ये जो काम हम करते थे ना, तो ये काम हम करते थे अकॉर्डिंग टू IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हमने सेल्स रिकॉर्ड किए, उसमें लिस्ट करते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, लिस्ट अदर एक्सपेंसेस, और आखिर में हम आ जाते थे किस पे? नेट प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर? नेट। ये नेट प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते थे, ये किसके मुताबिक होता था? IFRS के मुताबिक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो यहाँ पे आपको आएगा, जो टैक्स में अब इतना नन्हा सा दिमाग हो और ICAP आपसे मुश्किल काम करवा रहे हैं ना, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ आपकी तकलीफ में बराबर का शरीक हूँ, ठीक है, लेकिन पेपर फिर भी आपने दे।
मेरा पास, मैं सिर्फ हमदर्दी कर सकता हूं, पेपर आपकी जगह नहीं दे सकते। यहां पे अब आप क्या क्लेश डाल दिया उसने। टैक्स जब आप पढ़ोगे ना तो आप टैक्स के लॉज अलग समझोगे और IFRS को अलग समझोगे। अब पहले दिमाग में कभी ये कर सकते हो, खाने बनाओ, एरियाज, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करो, कर सकते हो कि चीजें मिक्स हो जाती हैं? हाँ, हो जाती है। अब मैं बनवा दूंगा, ठीक है, आपके खाने इंशाल्लाह टैक्स जब पढ़ेंगे ना बन जाएंगे। अब हमने दिमाग को खानों में डिवाइड करना है। एक खाने में आपने टैक्स के कॉन्सेप्ट्स रखने हैं और दूसरे में अकाउंट, और दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। क्लेश आएगा, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि नहीं, टैक्स वाला ये कहता है, अकाउंटिंग वाला ये कहता है। अब ये जो हमने काम किया था आपने अकाउंटिंग में, ये किसके मुताबिक था? IFRS के मुताबिक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? किसमें कन्वर्ट करेंगे भाई, बोले? टैक्सेबल। और टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस पे हम लगाएंगे कौन से रूल्स? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब ये भी लॉ है, ये भी लॉ। IFRS डील करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, किस पर्पस के लिए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। टैक्स वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। टैक्स हम किसके मुताबिक करते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इस चीज को हमने कन्वर्ट करना है टैक्सेबल इनकम में। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई कर लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? टैक्सेबल। ठीक है, जैसे टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करेंगे तो इधर ही हम इसके ऊपर क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टैक्स लायबिलिटी, मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? टैक्स, टैक्सेबल इनकम पे। किस पे? टैक्सेबल। ठीक हो गया। अब ये जो दो काम हम करते हैं ना, अब ये जो दो काम हम करते हैं, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना और साथ में टैक्स लायबिलिटी, ये इसको असल में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिटर्न। ये डॉक्यूमेंट जो है ना, जो जिस कागज के ऊपर हम करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं? इसकी हम क्या करते हैं? फाइलिंग ऑफ रिटर्न। किसके साथ? फेडरल बोर्ड ऑफ, जो रेगुलेटरी बॉडी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उसका नाम क्या है? FBR। ये कागज, ये मैंने ये क्या किया, अब्दुर्रहमान है, ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, ये कागज का टुकड़ा यहाँ से पाड़ के मैं किसको जमा कर दूंगा? FBR कि जनाब ये लो, मेरा पिछला साल इतना इनकम था और इतनी टैक्स थी। ऐसे होता नहीं है, हम ऑनलाइन करते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे मिसाल दे दी, लेकिन ऑनलाइन भी आपने कंप्यूटेशन तो करनी है ना, तो हम उसको सबमिट कर देते हैं किसको? FBR। और साथ में जितना टैक्स अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया होता है ना, वो भी जमा कर देता हूं कि जनाब ये मेरा टैक्स बनता है, ये लो, जमा कर देता हूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, या आजकल तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर हो सकता है FBR के अकाउंट में डायरेक्टली। समझ में आ रही बात? फाइलिंग का मतलब यहाँ क्या है? क्या करना? सबमिट। किसके साथ? FBR के साथ। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। ये जो काम होता है ना, ये किसका होता है भाई? ये किसका होता है? टैक्स पे। किसका होता है? टैक्स पे। समझ में आ रही बात? यहाँ पे टैक्स पेयर का काम खत्म।
अब यहां से ऑनवर्ड किसका काम शुरू हो जाता है? एफबीआर का। सबसे पहले जो वो काम करता है ना, वो आपके रिटर्न की क्या करेगा? असेसमेंट करेगा। असेसमेंट मैंने अभी आपको लिखवाया कि असेसमेंट अपील्स एंड रिटर्न्स का एक चैप्टर है। ये थ्योरेटिकल प्रोविजन है। असेसमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट। जजमेंट क्या? मैंने अब्दुर्रहमान ने अपना रिटर्न एफबीआर को जमा कर दिया, एफबीआर ने वो चेक किया, अगर एफबीआर को कहीं पे गलती नजर आएगी तो एफबीआर मुझे रिप्लाई कर देगा कि अब्दुर्रहमान आपने अपने रिटर्न में इस जगह पे गलती की है, इसको ठीक कर दो। इसको क्या कहते हैं? असेसमेंट। आसान अल्फाज में अगर अब भी फिलहाल समझने के लिए मैं असेसमेंट का वर्ड यूज करूं ना, कि असेसमेंट का मतलब क्या होगा? असेसमेंट का मतलब है चेक करता है, एसेस करता है। आपने जो चीज वहां पे जमा की है उसकी असेसमेंट करता है कि आपने ठीक जमा की है या गलत जमा की। ये ड्यूटी किसकी है? एफबीआर। तो अब अगर एफबीआर माने कि हाँ अब्दुर्रहमान आपने जो टैक्स पेयर को कहे कि आपने जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की है वो ठीक है, मेरे मुताबिक वो ठीक है, तो विल एंड गुड यहां पे बात खत्म हो जाती। लेकिन अगर एफबीआर कहे कि जनाब आपने टैक्स पेयर को कि आपने जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ठीक नहीं है, तो बात खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या हो जाता है? कौन सा एरिया आ जाता है? अपील्स। कौन से वाला? अपील्स। फिर एफबीआर के फैसले को टैक्स पेयर क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है कि नहीं जनाब मैंने इंफॉर्मेशन ठीक प्रोवाइड की है, आपसे गलती हुई है। देखिए वो एफबीआर में जो बैठे वो भी तो इंसान है ना, मशीन है ना, उनके सॉफ्टवेयर में गलती हो सकती है, उनके लोगों से गलती हो सकती है। हो सकता है टैक्स पेयर ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन ठीक प्रोवाइड की हो, उनके साइड पे गलती हो, तो टैक्स पेयर एफबीआर के फैसले को चैलेंज कर सकता है। ये नहीं कि एफबीआर ने फैसला सुना लिया और टैक्स पेयर कहेगा हाँ ठीक है। नो, एफबीआर के फैसले को टैक्स पेयर क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है कि नहीं जनाब मैं ठीक हूं, आप गलत है, आओ चले दोनों बड़े के पास चले जाए, कोर्ट में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। ठीक है, तो अपील्स में, अपील्स के बाद जो भी फैसला आ जाता है उसके बाद क्या होता है? रिकवरी प्रोसीजर। क्या होता है? रिकवरी प्रोसीजर। रिकवरी प्रोसीजर का मतलब क्या? कि अगर एफबीआर ठीक साबित हुई, टैक्स पेयर गलत, कि टैक्स पेयर ने 100 रुपए टैक्स जमा किया था, फॉर एग्जांपल यहां पे कितना टैक्स जमा किया था? 100। जब असेसमेंट हुई एफबीआर ने कहा नहीं जनाब आपकी 100 नहीं, आपकी 110 रुपए टैक्स बनता है। टैक्स पेयर नहीं माना, कहते हैं नहीं मेरा 100 ही बनता है। केस चला गया कहां पे? कोर्ट में। अपील्स में चले गए, कोर्ट ने फैसला सुनाया हाँ आपका कितना बनता है? 110। 100 जमा किए, 10 और जमा कर दो। इसको क्या कहते हैं? रिकवरी प्रोसीजर। इसको क्या कहते हैं? रिकवरी प्रोसीजर। ये हमारा पूरा इनकम टैक्स, ये जो 60 मार्क्स है ना उसमें हम यही बातें पढ़ेंगे, यहां से शुरू करेंगे। उसकी जो 90% हमारा कोर्स है ना वो ये है। तो फिर वो पैसे तो वापस नहीं करेगा। कैसे कर? उसने कहा ना 100 जमा किए ना, एफबीआर ने क्या कहा कि 110 बनते हैं। एफबीआर ने कहा कि सर हमने टैक्स जमा कराया कि एफबीआर ने कहा 110 बनते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला हमारे हाथ में है। वही मैं कह रहा हूँ ना, टैक्स पेयर ने जमा किया कितना? 100 रुपए। एफबीआर ने क्या कहा कि 110 बनते। बाद में बात चली गई कोर्ट में, हाँ कोर्ट ने एफबीआर के अगेंस्ट फैसला कि हाँ सभी बनते, तो बस ठीक है हम 10 नहीं देंगे। वो माजरत कर लेगा इन राइटिंग, फिर नाराज नहीं होना आपका, हमने टाइम ज़ाया किया। और क्या कर सकते हैं? वापस नहीं करेंगे। क्या वापस? नहीं 100 था ना, 100 तो आपने खुद दिया था ना। यहाँ पे 100 रुपीज तो आपने खुद कैलकुलेट किया था। एफबीआर ने कहा नहीं 100 नहीं 110 बनता है, ठीक है, तो आपने 10 और नहीं देने, आप 100 पे ही। हाँ अगर आप कभी ज्यादा वो पढ़ेंगे वापस कब करना है वो सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो हमारा 90% कोर्स जो है ना इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जो 60 मार्क्स है, इस 60 मार्क्स में 90% कोर्स हमारा ये है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना। मैंने अभी तक आपको आपके कोर्स का कोई एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा है,
ये सिर्फ मैं आपका वो वार्म अप क्लास है ना, आज वार्म अप होगा। वो जिम में जाते हो तो पहले वार्म अप करते हैं ना, कोई गेम शेम खेलते हो, आप रात को मोबाइल यूज करते हो, वार्म अप होता है बनना, है नहीं, वॉशरूम नहीं जाते उससे पहले, वार्म अप है, रिलैक्स होना। ठीक है, कि मतलब मैं ये काम करूं तो इसमें मुझे कोई मसला ना हो जाए। ठीक है, तो ये वार्म अप क्लास है, आपने परेशान नहीं हो भाई। आप क्यों हमारे साथ नहीं बनती, इतने दूर बैठे? हाँ, वो भाई जो साथ बैठे अच्छा, ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक जी? अभी 10 मिनट है तो थोड़ा बहुत शुरू कर लेते हैं। टाइम तो जाया नहीं करना ना, करें? ये रेस कर दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी अच्छा, अब जब हम ये रिटर्न बनाएंगे ना, तो रिटर्न को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स। रिटर्न के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी, और थर्ड है पार्ट सी। रिटर्न के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है ना, पार्ट ए, इसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसका? टैक्स पेयर। इसको आप कह लो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स पेयर, इंट्रोड्यूस कराते, इंट्रोडक्शन कराते, या इसको आप कह दो प्रोफाइल कह दो। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो रजिस्ट्रेशन का पार्ट कह लो। इनमें से जो नाम आपको पसंद आए वो कहना है इसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन टैक्स पेयर। देखें, आप राइज में आए हैं, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, क्या आप आके यहाँ डायरेक्ट क्लास में बैठ जाएंगे, काम चल जाए? पहले कुछ क्राइटेरिया है ना, आप फॉर्म फिल करोगे, फिर फीस पे करोगे, आप अपनी सारी डिटेल्स जो फॉर्म में आपको राइस की तरफ से मिलेगा, उसमें जो जो डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी वो आपको उस फॉर्म पे फिल करना होता है। नेम क्या है, CNIC, फ़ोन नंबर, जो जो डिटेल्स। इसी तरह जब टैक्स पेयर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहता है, ठीक है, आप जैसे FBR पोर्टल ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर। उसमें FBR आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। समझ में आ रही बात? तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे प्रोवाइड करना है, इस एरिया में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। ये अभी हम उस पे नहीं गए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, ये हमने टैक्स पेयर की क्या देनी है इसमें? बेसिक इन्फो। प्रोफाइल, आप किसी भी सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं, आपके सामने कोई नाम आता है और आप चाहते हो कि मैं कोई, अक्सर मेरी अपनी आदत है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है अक्सर फेसबुक पे, तो मैं उसका प्रोफाइल ओपन कर लेता हूं कि यार मेरे साथ इसका कोई लेना देना बनता है कि नहीं, वैसे रेंडमली उसने रिक्वेस्ट कर ली। तो प्रोफाइल पे हम क्यों जाते? क्योंकि प्रोफाइल पे उस बंदे का बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है ना। समझ में आ रही बात? तो इसको आप प्रोफाइल भी कह सकते हैं। टैक्स पेयर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रोफाइल। ठीक हो गया। पार्ट बी में जब प्रोफाइल हम प्रोवाइड कर देंगे इंट्रोडक्शन, तो पार्ट बी में हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कि जनाब इस बंदे की टैक्सेबल इनकम क्या है, ये हम पार्ट बी में करेंगे। ठीक है। और नंबर 3 जो है पार्ट सी में हम करेंगे
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि इस बंदे की अब ये जो टैक्स पेयर है इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। ये हम किस में करेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है भाई, क्लियर है। ये हमारा पूरा इनकम टैक्स है, 90% हमने ये पढ़ा। ये 3 पार्ट्स, कोई मुश्किल है इसमें? हाँ? कोई चीज मुश्किल है? सही है। तो ये 3 पार्ट्स ये हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। अब मैं सिर्फ आपको इतना लिखवा देता हूं कि रजिस्ट्रेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स पेयर, ये जो एरिया है इसमें हमसे एफबीआर या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स पेयर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमसे वो पूछता है, जनाब इस बंदे का मुझे टैक्स ईयर बता दो। क्या बता दो? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर में हम क्या बताएंगे कि हम ये जो टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ये कौन से टाइम पीरियड का है, कहां से कहां तक, इसमें हम ये सीखें, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टैक्स ईयर, टाइम पीरियड। ठीक हो गया। दूसरा कहता है जनाब इसकी मुझे नाम वगैरह क्या बता दो, पर्सनल स्टेटस बता दो। क्या बता दो? स्टेटस। इस बंदे का पर्सनल स्टेटस क्या है। दूसरा हम बेसिक इंफॉर्मेशन में ये प्रोवाइड करें। थर्ड वो कहता है जनाब इसमें मुझे इसका आप रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो। टैक्स पेयर का क्या बता दो, क्या बता दो? रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक हो गया। और फोर्थ वो कहता है, बस ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन। कितनी टाइप की इंफॉर्मेशन हमसे रिक्वायर करता है? 3। कौन कौन सी? टैक्स ईयर, पर्सनल स्टेटस और रेजिडेंशियल स्टेटस। ये हमसे वो टैक्स पेयर के मुतालिक रिक्वायर करता है कि जनाब मुझे ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर की बता दें। तो कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे कि टैक्स ईयर क्या होता है, पर्सनल स्टेटस क्या होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस। ये हमारा आपको नोट्स लेने पड़ेंगे। कौन से? कल क्लास में आने से पहले आप ले चैप्टर नंबर 5। कौन से? चैप्टर नंबर 5। 1 2 3 4। 1 2 3 तो बेसिक्स जो मैंने आपको कहा ना थ्योरेटिकल वो है, और 4 में डिफिनीशंस है। ठीक है, वो मैं आपको जब बताऊंगा हफ्ते 10 दिन बाद फिर डिफिनीशंस वाला ले लेंगे। तो फिर डेली हम एक छोटा सा डिफिनीशन भी पढ़ेंगे साथ, और साथ में अपना इनकम टैक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है। अच्छा, आपने नोट्स लेने हैं, नोट्स में आपको एग्जांपल्स, पास पेपर्स विद सॉल्यूशन, तो आपको कोई भी दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी बचत कर रहा हूँ ना। नोट्स आपने फोटोकॉपियर से लेने हैं, और फोटोकॉपी मशीन कसम से मेरी नहीं है, मतलब मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट 0.01% भी नहीं है। ठीक है, आप ये ना समझो हाँ ठीक है ये तो है लेकिन फोटोकॉपियर सर ने अपनी लगाई, तो वो मेरा अपना नहीं है। ठीक है, आपने नोट्स लेने हैं सिर्फ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना ये अक्सर हॉस्टलाइज्ड होते हैं, या आजकल तो सोशल मीडिया, ये बुक पढ़ लो, ये इससे जो है ना सबसे ज़्यादा जो बच्चे का नुकसान होता है वो इस चीज़ से होता है। अगर आप मेरे पास आए हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो अब आप मेरी बातों पे भी ट्रस्ट करेंगे। आप कोई भी दूसरा बुक या नोट्स नहीं लेंगे। ठीक है, आप यही पढ़ेंगे। आईकेप तो बुक इशू करने की भी ज़रूरत नहीं है, आईकेप की बुक। ठीक है, वो तो अपडेटेड भी नहीं है, अब तो टैक्स ईयर चेंज हो गया, 2023 हो गया, वो तो अभी तक टैक्स ईयर 22 के मुताबिक हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 इंशाल्लाह ये हमारा तकरीबन ये हफ्ता जो है फुल कंप्लीट, में भी अगले हफ्ते की भी 2-3 दिन जो है हमारे इसके ऊपर लग जाए, क्योंकि ये बेसिक से इस चैप्टर की एप्लीकेशन आगे इनकम टैक्स के हर एक चैप्टर में आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह पास पेपर्स वगैरह हमारे क्लास का हिस्सा होगा। टेस्ट जो आप देंगे मंडे को, ट्यूसडे को वो टेस्ट के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना। बाकी
कल यहाँ से इंशाल्लाह फिर आगे हम चलें। ओके जी, थैंक यू सो मच।